बाजार के लिए ग्लोबल संकेत शानदार। अमेरिकी बाजार 1% चढ़े। एशिया की जबरदस्त शुरुआत। एसजेएक्स निफ्टी में 0.5% से ज्यादा की तेजी। 2016 की ऊंचाई पर पहुंचा कच्चा तेल। रूस और ओपेक देशों के बीच उत्पादन नहीं बढ़ाने पर सहमति के आसार। रविवार को ओपेक गैर ओपेक देशों की दोहा में बैठक। आज इस हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन। अंबेडकर जयंती और रामनवमी के चलते अगले 2 दिन रहेगी छुट्टी। और स्काईमेट के बाद मौसम विभाग ने भी जताया अच्छा मॉनसून का अनुमान। सामान्य से ज्यादा होगी बारिश। इकोनॉमी के लिए दोहरी खुशखबरी। मार्च में रिटेल महंगाई 0.5% नीचे खिसकी। फरवरी आईआईपी भी बढ़कर 2% हुई। 3 महीने में पहली बार पॉजिटिव हुई आईआईपी। एक्सिस बैंक ने 0.15% तक घटाई दरें। 18 अप्रैल से नई दरें लागू। बैंक को भरोसा मार्जिन पर नहीं पड़ेगा फर्क। और आईएमएफ को भी भारत की तेज ग्रोथ पर भरोसा। 2016-17 में 7.5% ग्रोथ की जताई उम्मीद। ग्लोबल ग्रोथ का लक्ष्य लेकिन किया कम। और आज है चारों तरफ से बेहतरीन खबरों की बरसात। जी हां, मॉनसून बेहतर होने का अंदाजा लगाया है मेट ने। आईआईपी और सीपीआई के बेहतरीन आंकड़े और उसके साथ ग्लोबल मार्केट की जबरदस्त तेजी। तो ये 4 बेहतरीन खबरों के दम पर क्या आज 7,800 का लेवल दिखेगा। हफ्ते का आखिरी दिन क्या हो आपकी रणनीति, इस पर हमारा खास फोकस। नमस्कार, मार्केट काउंटडाउन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अनिल सिंह जी। नमस्कार, मैं हूं हेमंत घई। यहाँ 4 के अलावा कुछ और भी अलग खबरें हैं। आज लंबी लिस्ट है दरअसल। आप देखिए, आईएमएफ कहता है कि डेवलपिंग देशों में चिंता है, भारत लेकिन स्वीट स्पॉट पर है। आप देखिए, शंघाई के बाजारों में जो कुछ देर पहले आंकड़े आए, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, वो भी मजबूत आए हैं। जापान का बाजार देखिए, जो सुबह सुबह टेंशन में डाल रहा था दुनिया भर के बाजारों को, वो भी देखिए मजबूत है। क्या बेहतरीन सेटअप है आज भारतीय बाजारों का। और देखिए, पिछले 2 ट्रेडिंग सेशंस में 450 पॉइंट की सेंसेक्स में तेजी देखी जा चुकी है। 2% का इजाफा हमने कर लिया है। पिछले हफ्ते की 2% की गिरावट को 2 ही दिन में भारतीय बाजारों ने खत्म कर दिया है। बुल्स फुल फॉर्म में है। क्या लगता है, आज भी एक तेजी का दिन होगा या फिर हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन है? इन्फोसिस के नतीजे शुक्रवार को आने वाले हैं। इसके चलते ट्रेडर्स अपनी पोजीशंस को हल्का रखना चाहेंगे। कैसे अप्रोच करेंगे? थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है ऊपर के स्तर पर, लेकिन वो प्रॉफिट बुकिंग इतनी नहीं होगी कि बाजार को यू टर्न दे दे या ये कहे कि भाई तेजी खत्म हो गई है, या यूं कहें कि नीचे जाकर बंद हो जाएंगे। क्योंकि इतनी मजबूत शुरुआत के बाद इतनी प्रॉफिट बुकिंग आएगी नहीं कि आप 7,700 के लेवल को तोड़ें। सबसे बेहतरीन बात हेमंत ये है कि 3 दिन का हफ्ता, इतनी बेहतरीन तेजी, 2 दिन काम कम करने को मिल रहा है, छुट्टी है, और उससे बढ़िया क्या बात हो सकती है। बुल्स के लिए बेहतरीन वीक और बेहतरीन वीकेंड। तो उम्मीद की जाए कि आज भी बाजार मजबूत रहेंगे। और कई दिनों बाद आज पहली बार मैं सेल साइड की रणनीति भी नहीं दे रहा हूं, क्योंकि हफ्ते का आखिरी दिन है और पहले आप जब मजबूत शुरुआत करेंगे तो आपको शॉर्ट काटने का मौका आज मिलेगा नहीं। तो बेहतर ये होगा 7,700 के लेवल को आप माने आज के लिए निर्णायक। जब तक आप 7,700 के ऊपर है, घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। 7,650 स्टॉप लॉस है निफ्टी पर पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए। और आज की गैप अप ओपनिंग के बाद अगर आप इंट्राडे ट्रेड ले रहे हैं तो आपका स्टॉप लॉस 7,700 पर ही बन जाएगा। तो ये 2 लेवल्स रखें नीचे की तरफ नजर में। ऊपरी स्तरों पर पहला लक्ष्य बनता है 7,775 का। आपको याद होगा 7,777, 7777 ये हाई हमने बनाया था इस पूरी तेजी में। उसके बाद करेक्शन हुआ 7,515 तक। तो पहला पड़ाव वो होगा और उसके बाद उससे 50 फुट ऊपर और निकल सकते हैं 7,825 के आसपास। तो आज के लिए वो लेवल सीखते हैं। तो 7,800 के आसपास आप पहुंचे तो थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग इस लिहाज से कर सकते हैं कि चलिए लंबा वीकेंड है, इन्फोसिस के नतीजे सोमवार को आप और संडे को ओपेक और इनकी बैठक भी है, तो काफी कुछ ट्रिगर्स हैं इस वीकेंड पे। उस लिहाज से थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग करें तो हर्ज नहीं है। सोमवार को फिर से फ्रेश खरीदारी करेंगे। जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, बेहतरीन मजबूती है। कल बैंक निफ्टी ने हमारा 15,950 का लक्ष्य छुआ भी। आज भी 15,750 के स्टॉप लॉस से खरीदना चाहिए। 16,200, 16,300 तक बैंक निफ्टी जाते हुए दिखा है। कल जो बात हमने कही आज फिर से दोहराना चाहता हूं, निफ्टी बैंक निफ्टी इतने गैप से खुलने के बाद अगर आपसे ट्रेड नहीं होता छोड़ दीजिए। सिर्फ और सिर्फ कैश मार्केट के स्टॉक्स में फोकस कीजिए, जमकर तेजी होगी। आज जो मैंने सेक्टर्स इसीलिए चुने वो बड़े ऑर्थोडॉक्स सेक्टर हैं जो हमेशा आप मेरी लिस्ट में नहीं देखेंगे। एग्रोकेमिकल, सीड बनाने वाली कंपनियां, 2 व्हीलर ऑटो, फर्टिलाइजर, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स,
ये कुछ ऐसे सेक्टर हैं जो जमकर तेजी दिखा सकते हैं। इनके अलावा ऑयल एंड गैस, एफएमसीजी, मेटल्स, ये तो रहेंगी, बैंक रहेंगे। तो ओवरऑल बेहतरीन खरीदारी का मौका आज दिख सकता है आपको। लगभग सारे सेक्टर्स हो गए लंबी लिस्ट, यानी इसका मतलब आज कुछ भी लाल में नहीं दिखेगा। तरफा तेजी हो सकती है, ये अनिल कहते हुए काफी कॉन्फिडेंट और काफी बुलिश 7,825 तक जाने का दमखम रखता है। लेकिन एक अच्छी गैप अप ओपनिंग तो देखिए होने वाली है। जिसने कल पोजीशन बनाई थी उसको ज्यादा फायदा होगा। 70 अंक ऊपर इस समय एसजीएक्स निफ्टी ट्रेड कर रहा है। चलिए एक्सपर्ट्स को जोड़ते हैं और उनसे पूछते हैं कि वो कैसे अप्रोच कर रहे हैं आज भारतीय बाजारों को। PowerMyWealth.com के फाउंडर संदीप वाघले हमारे साथ जुड़ चुके हैं और आइनॉक्स वेंचर्स के एमडी और सीईओ विजय चोपड़ा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का ही स्वागत है। संदीप, हाय, गुड मॉर्निंग। ये बताइए, ये गैप अप ओपनिंग के बाद क्या ट्रेड बनता है? गुड मॉर्निंग हेमंत। थोड़ा सा मुश्किल है गैप अप ओपनिंग के बाद नया फ्रेश लॉन्ग ट्रेड लेना। शॉर्ट की तो मैं बात ही नहीं करूंगा, क्योंकि मंडे को जिस तरह से दोपहर 2 बजे 1:30 से 2 बजे लगभग 7630 में जो रिवर्सल आया था, क्लियर सिग्नल था, तो वहां से जिसने लॉन्ग किया है ये प्रॉफिट बुकिंग का टाइम है, ऐसे मैं मानता हूं। लेकिन लेट अस बी क्लियर, प्रॉफिट बुकिंग का ये मतलब नहीं कि मार्केट वीक होगा और हायर लेवल्स भी हमको देखने को मिल सकते हैं। लेकिन इतना 3 दिन से 2.5 दिन से हमको जो मूव मिल रहा है, कहीं ना कहीं 7800 7820 ये रेंज के आसपास एक बार प्रॉफिट बुकिंग एज ए ट्रेडर करना चाहिए। और नीचे में जैसे कल दोपहर को 35 पॉइंट्स का करेक्शन आया, ऐसे करेक्शंस आते रहेंगे और जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जा रहे हैं करेक्शन भी आएंगे, 40-50 पॉइंट के करेक्शन मिलेंगे, उसमें बाय करना चाहिए। तो ये मेरा अभी का रेंज है 7680 टू 7800। ओके, 7680 टू 7800 ये है रेंज जिस पर आपको निफ्टी में खरीदारी करनी चाहिए। विजय चोपड़ा साहब हमारे साथ है इनॉक वेंचर्स के। चोपड़ा साहब, आपका भी इरादा खरीदारी करने का ही है? बिल्कुल, बहुत सारी अच्छी खबरें हैं और मुझे लगता है कि अगर रिजल्ट सीजन ने थोड़ा सा भी सपोर्ट किया तो संभवतः हम 8000 की ओर बाजार को जाते हुए देखेंगे। आप ही ने काफी सारी चीजों की गिनती करा दी है। आईआईपी नंबर्स अच्छे हैं, इन्फ्लेशन जैसे एक्सपेक्टेड था उससे डाउन है, ग्लोबल संकेत भी अच्छे हैं और मॉनसून जो कि काफी बड़ा एक फैक्टर होता है हमारी इकोनॉमी को ड्राइव करने के लिए, वो भी एक काफी सकारात्मक खबरें आ रही हैं मॉनसून को लेते हुए। तो मुझे लगता है कि अगर थोड़ा सा भी रिजल्ट सीजन से सपोर्ट मिला तो हम 8000 की ओर जाते हुए जरूर दिखेंगे। वाह, चलिए, तो थोड़ा सा अर्निंग सीजन अगर अच्छा रहता है, और ये बड़ा चीज है, इन्फोसिस के नंबर्स आने वाले हैं शुक्रवार को और इसके ऊपर रिएक्शन हम देंगे सोमवार को जब भारतीय बाजार फिर से ट्रेडिंग के लिए खुलेंगे। लेकिन काफी सारे लोग सोमवार की छुट्टी मान रहे हैं, 6 दिन की छुट्टी एक साथ मिलती है एक्चुअली। तो देखना होगा सोमवार को किस तरह का वॉल्यूम्स भारतीय बाजारों में देखने को मिलते हैं। लेकिन एक बात अच्छी है, पहली बार इस फाइनेंशियल ईयर में 7700 के ऊपर जाकर निफ्टी ने समाप्ति दी है। एफआईएस की तरफ से भी देखिए काफी अच्छे संकेत हैं। कल के सेशन के अगर आप नंबर्स देखें, करीब करीब 307 करोड़ रुपए की कैश मार्केट में उन्होंने खरीदारी करी है। तो जो डर था, जो पिछले हफ्ते बना था एफआईएस की तरफ से बिकवाली का, वो खत्म होता हुआ दिख रहा है। ये बात सही है कि आंकड़े मजबूत है, पॉजिटिव है, इसमें कोई डाउट नहीं है। कैश मार्केट में कमिटमेंट बरकरार है, लेकिन उसके बावजूद वायदा कारोबार में इतनी तेजी के साथ जितने बेहतरीन आंकड़े दिखने चाहिए हेमंत, थोड़े से मिसिंग है। उसका रीजन ये कि देखिए, एक तो 117 करोड़ की खरीदारी इंडेक्स फ्यूचर्स में हुई और ओपन इंटरेस्ट एफआईएस का कम हुआ है। इसका मतलब क्या है कि एफआईएस ने थोड़ी शॉर्ट कवरिंग की है और उसकी वजह से तेजी बनती हुई दिखी है। स्टॉक फ्यूचर्स में 242 करोड़ की बिकवाली हुई है। तो कैश मार्केट की खरीदारी के आंकड़े के साथ अगर आप स्टॉक फ्यूचर्स को बिकवाली का आंकड़ा मिलाकर देखें तो फिर नेट मुश्किल से 50-60 करोड़ के स्टॉक्स खरीदे हैं एफआईएस ने। तो आंकड़े उतने दमदार नहीं है, लेकिन फिर भी इतना बाजार क्यों भाग रहा है? इसका रीजन साफ है कि शॉर्ट कवरिंग न सिर्फ एफआईएस की तरफ से हो रही है बल्कि ट्रेडर्स की तरफ से भी होती हुई दिख रही है। और सबसे बड़ी बात यह कि इस वक्त जैसा संदीप भी कह रहे थे कि मैं मंदी तो नहीं करूंगा, अब ये एक कॉमन धारणा लोगों में बन गई कि मंदी नहीं करनी है। तो मंदी की पोजीशन नहीं बन रही और जो मंदी की पोजीशन पहले से वो कटती हुई नजर आ रही है। कल के सेशन में एफआईएस के आंकड़े में सबसे अहम आंकड़ा एक जो है वो आपको ध्यान में रखना चाहिए, वो है इंडेक्स ऑप्शंस का। 2000 करोड़ की इंडेक्स ऑप्शंस में खरीदारी की है और ये एक आंकड़ा ऐसा है जो सावधानी की तरफ इशारा करता है। और वो इसलिए क्योंकि ये एफआईएस की तरफ से जो सारी खरीदारी हुई है वो पुट ऑप्शन में हुई है। अब इसे पॉजिटिव देखना चाहें तो आप ऐसे देखें कि बजाय सीधे इंडेक्स फ्यूचर्स बेचकर अपने पोर्टफोलियो को हेज करने के बजाय एफआईएस पुट ऑप्शन खरीदकर हेज कर रहे हैं, यानी कि वो इतने बेरिश नहीं है, सिर्फ हेजिंग करना चाहते हैं, बाजार पर मूड खराब नहीं। तो ये एक अच्छा संकेत माना जा सकता है। लेकिन चूंकि एफआईएस पुट लेकर खरीद रहे हैं तो अगर आप भी तेजी के मूड में हैं, खास तौर से अगर आप दिग्गज शेयरों में तेजी कर रहे हैं तो आपको करना क्या चाहिए?
आप जमकर दाव लगाएं, आपको जो पसंद हो, ऑटो खरीदना है, ऑयल एंड गैस खरीदना है, मेटल खरीदना है, जो खरीदना खरीदें, साथ में निफ्टी का पुट ले लें और अपने पोर्टफोलियो को हेज कर लें, ताकि 4 दिन की छुट्टी के बाद अगर बाजार किसी भी तरफ बड़ा ऊपर नीचे खुले तो आपके पास निफ्टी के पुट हैं। ये एफआईएस की ट्रेड से साफ दिख रहा है। बिल्कुल, चलिए, तो ये एक अच्छी रणनीति है जो आपको पैसा बनाकर दे सकती है। इन्फोसिस में आपको क्या करना चाहिए, इस पर भी हम बात करेंगे, क्योंकि इन्फोसिस के लिए भी अगर आपको ट्रेड लेना है तो आज ही ट्रेड लेना होगा, नतीजे इसके शुक्रवार को आने वाले, इस सब पर बात होगी। लेकिन अगर एक ट्रेड आपको आज इंट्राडे में करना है तो वो कौन सी साइट पर होगा, कौन सा शेयर होगा? संदीप बताइए, क्या है आज आपका टॉप पिक? हेमंत, मैं गेल में बाय रिकमेंड करूंगा। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया जिस तरह से कल बाइंग हुई है, मुझे लगता है आज या अगले 2 या 3 दिनों में 2 या 3 ट्रेडिंग सेशन में अच्छी खासी तेजी देखने को मिल सकती है। ये एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न से बाहर उभर रहा है इसकी प्राइस, और जो कि काफी बुलिश है और अच्छी खासी मूव हम आनी चाहिए। तो मैं इसमें स्टॉप लॉस 357 का रख के 396 का टारगेट के लिए प्ले करूंगा, जो अगले 3 या 4 से ट्रेडिंग सेशन में आ सकता है। ओके, लेकिन चोपड़ा साहब, अगर आपको आज कोई एक शेयर खरीदना हो, कौन सा होगा आपकी लिस्ट में सर? देखिए, मॉनसून की अच्छी खबर के चलते हुए M&M फाइनेंशियल मुझे अच्छा लगता है। करीब कल 259 पे बंद हुआ था, 259 पर। 270 के टारगेट के लिए इसको बाई किया जा सकता है और 250 का स्टॉप लॉस में रिकमेंड करूंगा। कारण इसका ये है कि महिंद्रा की जो गाड़ियां हैं या ट्रैक्टर्स हैं, काफी रूरल डिमांड आती है इन कंपनियों, इनके प्रोडक्ट्स की, और M&M फाइनेंशियल ऐसी कंपनी है जो उनको फंड करता है। तो ये दोनों कंपनी थी, महिंद्रा एंड महिंद्रा और महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल, मुझे लगता है मानसून के अच्छा होने के की खबर से दोनों में एक बाउंस देखने को मिलेगा। तो M&M फाइनेंशियल को मैं रिकमेंड करना चाहूंगा। चलिए, तो M&M फाइनेंशियल कल भी हमने देखा था, अच्छी रैली देखने को मिलती, 5% के आसपास की वो तेजी बरकरार रह सकती है। और गेल में भी कल एक अच्छी तेजी देखने को मिलती है। यही एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि नतीजे ऑयल एंड गैस क्षेत्र के अच्छे हो सकते हैं, गेल के नंबर्स भी अच्छे होंगे। तो इस पर भी नजर रखिए, फंडामेंटल लिहाज से भी एक फिगर है जिसका जिक्र करना जरूरी है। ये बताइए ना, लेकिन F&O में किस तरह के संकेत मिल रहे हैं? क्या लगता है, ये जो तेजी है ये और बढ़ सकती है? और सबकी नजर टेक्निकल एक्सपर्ट्स की है 200 दिन के डीएमए पर 7,875 के आसपास जा सकता है क्या? जा सकता है। एक ही दिक्कत है हेमंत, जनरली इस तरह के माहौल में आप कभी नेगेटिव बात नहीं करना चाहते हैं। जो पहला मैंने कहा कि एफआईएस बड़े पुट खरीद रहे हैं, दूसरा ये कि पुट कॉल रेशियो 2 दिनों में काफी बढ़कर आया। कल पुट कॉल रेशियो पहुंचा है 0.86 पर, ठीक है ना। तो अब पुट कॉल रेशियो अगर आपको, हालांकि ये ओवरबॉट कब नजर आएगा, जब 0.95 से 1 की रेंज में पहुंचे, अभी उससे हम दूर हैं। फिर भी आपको अगर ये 0.95 1 की रेंज में अगर आता दिखे, आज लोग दमदार खरीदारी करना शुरू कर दें, पुट बेचना शुरू कर दें, तो फिर वहां पर थोड़ी सी सावधानी रखनी चाहिए, प्रॉफिट बुकिंग रखनी चाहिए। जहां तक ऊपर के लेवल की बात कही, 7,800 से 8,000 ये वो रेंज होगी जहां पर बाजार को पार करने में पसीना आएगा। ये मतलब इतना आसान नहीं है, होगा, ऐसा नहीं कि नहीं होगा, फैक्टर सारे, लेकिन तुरंत एक ही झटके में हो जाए वैसा नहीं, तो रुक रुक के आप धीरे धीरे बढ़ेंगे। अब तो ऐसे में बेहतरीन तरीका क्या होगा, आप अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को थोड़ा थोड़ा धीमे 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 ऊपर सरकाते चले। जहां तक वायदा कारोबार के आंकड़ों का सवाल है, बैंक निफ्टी में कल फिर से 90,000 शेयर कम हुए, निफ्टी में 5 लाख शेयर कम हुए। इतनी तेजी के बावजूद ओपन इंटरेस्ट घटा है, साफ तौर पर शॉर्ट कवरिंग हुई है, काफी हद तक जो मंदी की पोजीशन कटी है। कुछ हद तक ये भी है कि जिन लोगों ने तेजी की पोजीशंस बनाई थी पहले, फंसे हुए थे, वो भी हल्के होते हुए दिखे। अब 8,000 पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है निफ्टी पर कॉल्स में, तो वो एक लेवल है जो बड़े रेजिस्टेंस का काम करेगा, और वो छोटा मोटा पहाड़ नहीं, एवरेस्ट एक्चुअली 82 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है, लेकिन हम उससे वहां से 250 पॉइंट 200 पॉइंट दूर है। तो अभी तो 7,875 जो आप लेवल कह रहे हैं, उससे 8,000 उस रेंज में जाकर अटकेंगे। फिर भी यहां से 100-125 पॉइंट की जगह तो निफ्टी में दिख रही है, ये वायदा कारोबार के आंकड़े। और 7,700 को जो मैंने निर्णायक लेवल पर चुना है आज, वो सिर्फ इसलिए, कल देखिए पुट में वहां पर 15 लाख शेयर नए जुड़े हैं, तो इसका मतलब साफ है कि तेजी करने वाले ट्रेडर्स को इस लेवल को डिफेंड करना ही करना है। और आज की गैप अप ओपनिंग के बाद आपका स्टॉप लॉस 7,650 से शिफ्ट होकर 7,700 आ जाएगा। कुछ समझ में ना आए, 7,775 7,800 के आसपास निफ्टी खुले तो सब छोड़ दीजिए, कुछ मत कीजिए, कैश मार्केट के स्टॉक्स पे ध्यान लगाइए। 2-3% ऊपर खुल जाए तब भी खरीदिए। 8-8, 10-10% के उछाल कई सेक्टर्स में, कई स्टॉक्स में दिखेंगे। वो कहते हैं वो कि मिस आउट फीलिंग वाली, एकदम कि छूट गया, रह गया, वैसी फीलिंग कई सारे सेक्टर्स में आने वाली है।
वहां मौका देखें ट्रेडिंग का। और सीएनबीसी आवाज के साथ जुड़े रहें, जैकपॉट स्टॉक भी हम आज बताने वाले हैं 9:05 पर, और काफी सारे इंटरेस्टिंग आइडियाज और भी आपको देने वाले हैं हमारे एक्सपर्ट्स। और स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन जरूर देखने को मिलेगा आज। फिर से कल हमने देखा था एस्कॉर्ट्स जैसे स्टॉक्स में क्या तेजी देखने को मिली थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं बाकी के 5 एक्सपर्ट्स आज क्या राय दे रहे हैं, निफ्टी को किस तरह से ट्रेड करना चाहिए। वैशाली पारिक की राय प्रभुदास लेदर की आपके सामने 7750 के वो टारगेट दे रही है, 7680 के स्टॉप लॉस के साथ तेजी करनी चाहिए। कृणाल दायमा भी खरीदारी करना चाहते हैं, उनका स्टॉप लॉस है 7680 का और 7775 उनका लक्ष्य। फर्स्ट लाइन सिक्योरिटीज के हिमांशु शर्मा की राय देखिए आपकी स्क्रीन पर, वो भी कह रहे हैं कि तेजी का ही ध्यान रखिए, 7760 का टारगेट है, 7635 का एक स्टॉप लॉस रखें, लॉन्ग साइड पर जाएं। ओके। पुनीत किन्नरा खरीदारी की राय और वो कह रहे हैं कि 7640 का स्टॉप लॉस रखें, 7760 और 7780 ये 2 लेवल हैं ऊपर की तरफ। आरके ग्लोबल के राकेश बंसल भी लॉन्ग साइड पर आज प्ले करना चाहते हैं, 7780 का टारगेट दे रहे हैं वो, 7650 का एक स्टॉप लॉस भी जरूर रखना चाहिए। आप देखिए पांचों के पांचों एक्सपर्ट और सभी कह रहे हैं तेजी का ही ध्यान रखना चाहिए, सभी बुलिश। बिल्कुल, और उस लिहाज से अगर नीचे की रेंज देखें स्टॉप लॉस तो आप 7650 बेहद स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पर काम आता दिख रहा है, और अगर गैप से खुल जाए तो 7680 को आप मान लें स्टॉप लॉस, ये पांचों एक्सपर्ट्स की राय के मुताबिक। लेकिन ऊपर की तरफ 7750, 7775 ये होगा वो लेवल जहां पर प्रॉफिट। इंटरेस्टिंग बात हेमंत जो दिख रही है वो ये कि 7775 के ऊपर का लेवल एक भी एक्सपर्ट का नहीं है, और निफ्टी वहीं खुलने के संकेत दे रहा है, क्योंकि आप देखिए 23 पॉइंट की कल की प्रीमियम निकालें तो लगभग आप ये समझिए 7765, 7770 के आसपास खुलेंगे, तो वो टारगेट खुलते हासिल होने वाला है। 1 घंटे में भी देखिए 10, 12, 15 अंक का इजाफा हुआ है एसजीएक्स निफ्टी में, तो एक अच्छी तेजी एसजीएक्स निफ्टी में देखने को मिल रही है। और अभी खुलना बाकी है, 1 घंटा भी है पूरा। तो ट्रिकी ट्रेड ये होगा कि 7775 के आसपास खुले तो फिर क्या करें, क्योंकि संदीप कह रहे हैं कि वहां पर हम खरीदारी नहीं करेंगे, इंतजार करेंगे। लेकिन बेहतरीन तेजी होती दिख रही है, इंतजार नहीं है। एशिया में बुल ट्रेडर्स का 2-2% का बड़ा उछाल आपको दिखेगा हांगकांग और शंघाई के बाजारों में, और निक्केई भी पूरी तरह से घूमकर 3% के आसपास की मजबूती। दमदार ट्रेडिंग सेशन के लिए तैयार हो जाइए, ब्रेक का वक्त है, और ब्रेक के बाद हम बताएंगे आपको कौन से हैं वो स्टॉक जो आज आपको देंगे शर्ती मुनाफा। स्टॉक की न्यूज इस ब्रेक के बाद। स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं मार्केट काउंटडाउन। वक्त हो गया ये जानने का कि आज कौन से वो टॉप 5 स्टॉक्स हैं जहां पर खबरें हैं, एक्शन भरपूर होने वाला है। आइए देखते हैं। विप्रो बेहतरीन खबर, 20 अप्रैल को होगी बोर्ड बैठक, बायबैक पर होगा विचार, और बायबैक बाजार को बड़ा पसंद आता है। इन्फोसिस के नतीजे के ठीक पहले विप्रो में आज तेजी के लिए आप तैयार हो जाइए। जय कुमार इंफ्रा और आइनॉक्स लेजर्स, ये 2 ऐसी कंपनियां जिस पर आज आपकी नजर होनी चाहिए। एफआई निवेश सीमा जो होती है वो अब उच्चतम स्तर पर पहुंच गई, यानी अगर एफआई अब यहां पर निवेश करना चाहें तो नहीं कर सकते। सेंटीमेंट के लिहाज से थोड़ी सी खराब खबर कही जाएगी। लेकिन तमाम बैंकिंग शेयर, खासतौर से सरकारी बैंक, एक्शन में रहेंगे, क्योंकि महंगाई दर तेजी से घटी है, 5% की नीचे आई। 5.25% की महंगाई दर घटकर 4.83% रह गई है मार्च के महीने में। रेट कट की उम्मीद कर लीजिए और बैंकों में तेजी रही। छोटी छोटी कंपनियां जहां पर एक अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। शिल्पा मेडिकेयर के लिए एक अच्छी खबर आती हुई, जीएमपी सर्टिफिकेट मिला है, आसान भाषा में गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस का एक सर्टिफिकेट इनको मिला है, और वो मिला है जापान की अथॉरिटी से 2 एपीआई यूनिट्स को। तो एक अच्छी खबर इस कंपनी के लिए। लक्स इंडस्ट्रीज ये है स्टॉक जहां पर एक्शन दिख सकता है। कल बोर्ड बैठक थी स्टॉक स्प्लिट पर, तो 5:1 इस रेशियो में स्टॉक स्प्लिट किया गया है। और बता दें आपको सीएनबीसी आवाज पर जल्द शुरू होने वाला है एडवाइजरी का सबसे बड़ा महासंग्राम। देखिए मार्केट एक्सपर्ट्स के इस महामुकाबले में कौन बनेगा प्रो एडवाइजरी चैंपियनशिप सीजन 1 का विजेता, और किसे मिलेगा इंडिया के बेस्ट एनालिस्ट का खिताब। आपको भी जानना है तो डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप advisoryमंडी.com, और अगर आप दर्शक के तौर पर इसमें हिस्सा लेना चाहते हैं तो आपको भी यही मोबाइल ऐप डाउनलोड करना है। 8 लाख रुपए तक के इनाम आप जीत सकते हैं सिर्फ दर्शक के तौर पर। और बता दें आपको सेबी रजिस्ट्रेशन की जरूरत सिर्फ और सिर्फ एक्सपर्ट्स को है, दर्शकों को नहीं। स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। ग्लोबल संकेत तो देखिए बेहतरीन है इस समय,
मौसम के विभाग पर भी आप देखिए अच्छी खबर आ रही है। जी हां, 2 साल लगातार सूखे के बाद इस साल देश में अच्छी बारिश की उम्मीद जताई जा रही है। स्काईमेट के बाद सरकारी एजेंसी भारतीय मौसम विभाग ने भी इस पर अपनी मोहर लगा दी है। मौसम विभाग ने सामान्य से 8 से 10% ज्यादा बारिश की संभावना इस बार जताई है। ऐसे में सूखा और खेती किसानों की दिक्कत दूर हो सकती है। आइए सुनते हैं उन्होंने कल देर शाम प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा। देखिए, जब सामान्य से अधिक होता है तो उसका एक सीधा तात्पर्य यह है कि मानसून फ्लो जो है वो तीव्र होता है, तो उसमें जो पश्चिमी घाट क्षेत्र है प्लस मानसून द्रोणी का जो क्षेत्र है और जहां मानसून लो बनते हैं, ये पूरा क्षेत्र जो है यानी मध्य भारत और पश्चिमी तट, यहाँ मानसून सक्रिय रहने की संभावना। ऐसी परिस्थिति में उत्तर पूर्वी भारत और तमिलनाडु के कुछ जिलों में और जो सटा हुआ रायलसीमा के कुछ एक जिलों में सामान्य से, उसमें अभी मानसून की स्थिति अभी जो लग रही है वो बेहतर, जो अभी तक का आकलन है वो सामान्य पे रहने की संभावना और इसकी निश्चित तिथि मानसून ऑनसेट के 2 सप्ताह पहले बताई। चलिए, तो निश्चित जो तिथि है वो 2 सप्ताह पहले ऑनसेट की पता चलेगी। लेकिन कल जब हमने स्काईमेट से भी बात किया तो वो भी यही कह रहे थे कि इस बार मौसम विभाग दोनों ही मान रहे हैं अनिल की सामान्य मानसून रहेगा, अच्छा बारिश रहेगी और समय पर बारिश होगी। तो ये एक अच्छी खबर आती हुई। तो पिछली बार जो हुआ था और कल जिससे लोगों का थोड़ा सा वो एक डाउट था कि स्काईमेट का तो हमने देख लिया, स्काईमेट पिछली बार बहुत गलत पड़ा था, तो एक बार मेट का भी देख लें। तो आज उन लोगों का कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ेगा जिन्होंने दोनों का फोरकास्ट अच्छा देखा, तो अब अपने को लग रहा है मानसून अच्छा होगा। वैसे भी रिकॉर्ड 6% उन्होंने कहा है और जो स्काईमेट का था वो 105% था। लगभग बराबर है, लगभग बराबर है, थोड़ा सा एक अच्छा। एक रिपोर्ट आज हेमंत में पढ़ रहा था, वो बड़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है। उस रिपोर्ट में ये कहा गया कि पिछले कई सालों का आप ट्रेंड देखिए, मेट जो हमारा मौसम विभाग है, उनके मौसम की और मानसून की प्रेडिक्ट करने की जो एक्यूरेसी है वो बहुत सही पड़ती दिख रही है। तो धीमे धीमे उनकी एक्यूरेसी लेवल बहुत बढ़िया दिख रही है। तो 106% इस आंकड़े पर ज्यादा भरोसा करना चाहिए। बिल्कुल। और आप देखिए इस बार जो ग्लोबल फोरकास्ट भी आ रहे हैं, इन दोनों फोरकास्ट से पहले जो आए हैं वो भी पॉजिटिव आए हैं। तो कहीं से कोई गुंजाइश नहीं है गलती होने की। तो ऐसे में आप देखिए एक अच्छी तेजी बनती हुई दिखी भी है कल के सत्र में। काफी सारे एग्रीकल्चर रिलेटेड शेयरों में। विजय से पूछते हैं वो किस स्टॉक पर बुलिश है। हालांकि विजय ने जो अपनी टॉक पिक दी थी वो भी इसी क्षेत्र के से ही दी थी, इसी थीम पर बेस दी थी, M&M फाइनेंशियल्स। इसके अलावा बताइए विजय, कौन से स्टॉक्स हैं जिनको आप तेजी की साइड पर प्ले करना चाहेंगे? मुझे लगता है 2 व्हीलर कंपनीज और ऑटो कंपनीज में अच्छा रुझान दिखना चाहिए आने वाले 2 से 3 महीनों में। कंपनीज लाइक हीरो मोटोकॉर्प, कल की भी हमने क्लोजिंग करीब 3050 के लगभग देखी थी। मुझे लगता है ये 3150 का स्तर बहुत जल्द टच करेगा और इसमें तेजी देखने को मिलनी चाहिए। दूसरा, मैं मारुति को भी रिकमेंड करना चाहूंगा। मारुति प्राइमरली जो उसका जो स्मॉल कार सेगमेंट है, ऑल्टो है या और जो छोटी कारें हैं, वो रूरल मार्केट्स में और टियर 2-3 टाउन्स में बहुत अच्छी बिकती हैं। तो मुझे लगता है मारुति को भी एक अच्छा बूस्ट मिलता है जब भी मॉनसून्स अच्छे होते हैं। तो मुझे लगता है कि ऑटो कंपनीज एंड 2 व्हीलर कंपनीज शुड बेनिफिट। ऑलराइट, चलिए तो ऑटो कंपनियों पर नजर रखिए। एक 2 व्हीलर कंपनी हीरो मोटोकॉर्प कल 52 हफ्ते के उच्चतम स्तर इस शेयर ने फिर से छुए थे और मारुति में भी करीब 100 रुपए की तेजी कल के सेशन में देखने को मिली थी। आज भी वो तेजी बरकरार रह सकती है। ये है वो स्टॉक्स जहां पर आपकी नजर होनी चाहिए। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद अल्टामाउंट कैपिटल के को-हेड इक्विटी क्रिस सुब्रमण्यम भी हमारे साथ जुड़ेंगे और उनसे जानेंगे कि एफएनओ में किस तरह के संकेत है। उनकी एफएनओ की पिक्स भी लेकर आएंगे। आप बने रहिए CNBC आवाज की। और चलिए अब लेते हैं वायदा कारोबार की रणनीति भी, क्योंकि संदीप वागले और साथ ही विजय चोपड़ा तो हमारे साथ हैं ही। अब क्रिस सुब्रमण्यम साहब भी कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। उनसे पूछा जाए क्या ट्रेड लेना चाहेंगे वो वायदा कारोबार में। सबसे पहले बताएं सर, निफ्टी पर ही 7800 के आसपास फ्यूचर खुले तो क्या करें फिर? वेल अनिल जी, आई थिंक जो भी संकेत आ रहे हैं, आई थिंक 7800 के आसपास ही खुलेगा गैप अप ओपनिंग। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो छुट्टियां वगैरह आ रही है, आई थिंक मेरा मानना है कि शायद थोड़ी बहुत कॉशियस अप्रोच रखनी चाहिए। और टेक्निकली अगर आप देखें तो कल की जो वायदा कारोबार में हमने जो देखी थी, यहाँ पर 7700 पे जबरदस्त पुट राइटिंग हुई है और अभी इंटरमीडिएट एक बॉटम भी बन चुका है। यहाँ पर मेरा मानना है कि अगर मार्केट में मुनाफा वसूल आया तो 7725 के आसपास अच्छी खासी सपोर्ट आनी चाहिए। तो मेरा मानना है कि आज के दिन के लिए थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली की प्लानिंग करें
और एक टेक्निकली भी व्यू ले तो 7,850-75 के आसपास 200 DMA, आई एम टॉकिंग अबाउट सिंपल 200 DMA, तो वहां पर जाकर अटक सकता है। वहां तक शायद आज के दिन में शायद न जा पाए, लेकिन मेरा मानना है कि शायद जिन्होंने नीचे पोजीशंस वगैरह लिया है थोड़ा हल्का आई थिंक करने का आज अच्छा मौका रह सकता है। तो मेरी तरफ से राय यही है कि भले ही यहाँ पर टारगेट हम 7,780 7,800 कह रहे हैं, लेकिन मेरा मानना है कि शायद जो भी गैप ओपनिंग है उसका फायदा उठाए और मुनाफा वसूली करें। प्रॉफिट को बुक करें, लॉन्ग वीकेंड से पहले उसको लॉक करें, ये राय हमारे एक्सपर्ट क्रिस दे रहे हैं। लेकिन कुछ देर पहले संदीप से हमने पूछा उनकी टॉप पिक क्या है, तो वो कह रहे थे कि गेल में उनका ध्यान तेजी का है। संदीप, इसके अलावा कौन से स्टॉक्स हैं जहां पर आप बुलिश या बेरिश हैं? हेमंत, एक सियाट में मैं बाय रिकमेंड करूंगा, स्टॉप लॉस ऑफ 1096, टारगेट ऑफ 1188, और एक स्टॉक है पेट्रोनेट जिसमें अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है, पैटर्न काफी पॉजिटिव है, तो उसमें मैं बाय रिकमेंड करूंगा, स्टॉप लॉस ऑफ 252, टारगेट ऑफ 275, और मेरा लास्ट स्टॉक होगा वोखार्ट जिसमें कंफर्मेशन कल लेट आया है, हमने कल ही पोजीशन बनाई थी, स्टॉप लॉस ऑफ 1008, टारगेट ऑफ 1077, और एक डिस्क्लोजर की मैं इसमें पर्सनली लॉन्ग पोजीशन होल्ड करता हूं। बिल्कुल, तो सीएट खरीदें आप, क्योंकि मारुति और हीरो मोटो को खरीदना चाहते हैं हमारे विजय चोपड़ा साहब, उनके लिए टायर सीएट से आएंगे। पेट्रोनेट एलएनजी खरीदने की राय देखिए संदीप की है, और गेल खरीदना चाहते हैं, संदीप गेल खरीदना चाहते हैं, पेट्रोनेट एलएनजी खरीदना चाहते हैं, लेकिन साथ ही सुब्रमण्यम साहब की राय भी मैं देखा था, ओएनजीसी यानी कि ऑयल एंड गैस में आज तेजी होना निश्चित है हेमंत। तो ओएनजीसी देखिए बाजार में जो सेकंड हाफ में जो लास्ट में तेजी देखने को मिलती है, ऑयल एंड गैस सेक्टर ने लीड की, और संडे तक तो कुछ मामला बिगड़ेगा नहीं, क्योंकि जब तक मीटिंग नहीं हो जाती तो देखेंगे अगर तेजी टिकाऊ है या नहीं, वो सोमवार को पता चलेगा, क्योंकि रविवार को मीटिंग है ओपेक देशों की, रशिया के साथ में प्रोडक्शन पर फ्रीज करने के बारे में कुछ बातचीत हो सकती है, फैसला हो सकता है, तो तब तक ओएनजीसी खरीदने की राय दे रहे हैं सुब्रमण्यम साहब। बताएं सर, आपने एकमात्र पिक चुनी है और वो भी ओएनजीसी। अगर ऑयल एंड गैस में अगर थोड़ी बहुत अंडर परफॉर्मेंस अगर आप देखें तो आई थिंक मेरा मानना है कि शायद यहाँ ओएनजीसी है, लेकिन वायदा कारोबार में जो भी संकेत मिल रहे हैं, हमने यहाँ पर 205, 210 ये सब लेवल्स पे स्टडीली हमने एक पुट राइटिंग का एक सिलसिला देख रहे हैं, और अगर आप देखें तो यहाँ पर एक अच्छी खासी बेस फॉर्मेशन बन रही है। तो मेरा और साथ साथ यहाँ पर क्रूड की जो बात की आपने कल की, ये जो विदेशी कारोबार में यहाँ पर क्रूड में अच्छी खासी चालाक देखे थे, ऑफकोर्स लास्ट में प्रॉफिट मुनाफा वसूली आए, लेकिन कहीं ना कहीं लग रहा है शायद यहाँ पर क्रूड की एक बॉटमिंग आउट फेस है, और मेरा मानना है कि धीरे धीरे केन ओएनजीसी इसके साथ डेफिनेटली बेनिफिशियरी रहेंगे। तो मेरा मानना है कि रिस्क रिवॉर्ड के लिहाज से आई थिंक ओएनजीसी अच्छी खासी पिक हो सकती है। 225 का टारगेट दे रहा हूं, और एक स्टॉप लॉस के तौर पे 206, तो आई थिंक एक शायद ट्रेड ऐसी ट्रेड जो रख सकते हैं, और शायद कम से कम अगले हफ्ते तक भी इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। ऑलराइट, चलिए, तो ओएनजीसी पर तेजी का ध्यान है क्रिस का, M&M फाइनेंशियल्स पसंद है विजय चोपड़ा को, हीरो मोटोकॉर्प और मारुति भी पसंद है। तो ऑटो फाइनेंस कंपनियों के ऊपर विजय की नजर है और संदीप की नजर है गेल, पेट्रोनेट एलएनजी जैसे ऑयल एंड गैस क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनियों पर, सीएट पर, वोखार्ट पर। तो ये बेहतरीन आइडियाज हैं जो आज आपको इंट्राडे में मुनाफा कमाने का दमखम रखती हैं। लेकिन अब चर्चा करते हैं कुछ स्टॉक्स की जहां पर एक्शन देखने को मिलेगा, और वो है विप्रो। नतीजों के साथ साथ बायबैक पर भी बोर्ड विचार करेगा, 20 अप्रैल को इसके नतीजे आने वाले हैं। कैसे देख रहे हैं विजय आप इस डेवलपमेंट को? देखिए, बायबैक जब भी कोई कंपनी करती है तो ये एक बात का द्योतक होता है कि कंपनी का कॉन्फिडेंस है अपने स्टॉक में, और कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में तेजी बन सकती है। तो अभी हमने देखा कि विप्रो में एक रनअप भी रहा है, 500 से लेकर 560, 565 के स्तर तक स्टॉक जाता हुआ दिखा, संभवतः यह 600 के पार जाता हुआ भी दिख सकता है, और ये एक अच्छी खबर है अगर ये कंपनी बायबैक करती है। दिस इंस्टिल्स कॉन्फिडेंस इन द इन्वेस्टर्स। तो देखना होगा बायबैक का जिस तरह से लोगों को पसंद आता है, अब ये देखना होगा कि ये बायबैक ओपन मार्केट परचेज के जरिए होता है या किसी एक प्राइस पर ओपन ऑफर लाया जाता है, साथ ही इसकी साइज क्या होगी, कितना पैसा कंपनी बायबैक पर खर्च करेगी। इसका मतलब एक ये भी निकाला जाना चाहिए कि कंपनी के पास कैश तो दमदार है, लेकिन कैश को आगे कारोबार में लगाने के लिए जब आपके पास बहुत ज्यादा मौके ना हो
तो फिर आप बायबैक करते हैं। लंबे समय के लिए आपको एक्विजिशन के मौके नहीं दिख रहे हैं तो फिर बायबैक कर लीजिए और शेयर होल्डर्स की वैल्यू बढ़ाइए। तो ये विप्रो करने जा रही है। इसी पर एक राय ले लीजिए और आ रही है इसमें कि जो प्रमोटर्स हैं उनकी हिस्सेदारी क्योंकि 73.35% है, प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 75% से ज्यादा हो नहीं सकती है, तो बायबैक जो होगा वो करीब करीब 6 करोड़ शेयरों के आसपास का होगा। ये एक और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन। बिल्कुल, लेकिन क्या कुछ ये अंदाजा है कि ओपन मार्केट परचेज होगा या ये अभी 20 तारीख तक इंतजार करना पड़ेगा। ये हमें बोर्ड बैठक से पता चलेगा कि किस तरह का बायबैक होता है, कि क्या कंपनी एक ओपन ऑफर लाती है जिसमें आप एक पर्टिकुलर प्राइस पर शेयर टेंडर कर सकते हैं कि चलिए कि इस भाव में आप शेयर दे दीजिए। जैसे 570 का भाव चल रहा है, कंपनी का जी हमारा 700 रुपए का हमें लगता है कि ओपन ऑफर का प्राइस होना चाहिए। इस तरह का कुछ भी हो सकता है। तो देखते हैं किन लेवल्स पर बायबैक आता है कंपनी की तरफ से। लेकिन संदीप सर, आप ये बताइए फिर विप्रो में क्या लेवल्स अहम है, और चूंकि सिर्फ आज ही के लिए ट्रेड करना हो, अब 20 तारीख ये तो ठीक दिख रही है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि इन्फोसिस के नतीजों के बाद सोमवार को सारे स्टॉक्स एक डायरेक्शन में भागेंगे, आईटी वाले कुछ हद तक। तो फिर अगर आज दिन के लिहाज से विप्रो में तेजी करनी हो तो करनी चाहिए। किन लेवल्स पर नजर रखें? अनिल जी, ये मेरे लिए है। ओके, विप्रो में एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस है 573, 574, और मैं समझता हूं कि जब तक ये लेवल ब्रेक होके उसके ऊपर अच्छा खासा टाइम नहीं स्पेंड करता, ऊपर में मूव नहीं आएगी। तो मैं 573, 574 के ऊपर बाय करने की रिकमेंड करूंगा, और 585, 588 का इंट्राडे टारगेट हो सकता है तब। और अगर आप पोजीशन लेते हैं तो विप्रो 595, 598 तक भी जा सकता है, लेकिन तेजी करनी चाहिए 573 के ऊपर ही। और इन्फोसिस को किस तरह से अप्रोच किया जाए, क्रिस बताइए। हमने देखा है कंपनी ने पिछले 3 तिमाहियों से लगातार देखिए आउट परफॉर्मेंस दिखाई है, एक्सपेक्टेशंस काफी हाई हैं इस शेयर से। हालांकि पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशंस में जरूर ठंडा परफॉर्मेंस इससे देखने को मिला है, लेकिन किस तरह की वायदा बाजार में पोजीशंस बनाई जाए, इन्फोसिस को कैसे नतीजों को कैसे प्ले किया जाए? हेमंत जी, आई थिंक बहुत ही इंटरेस्टिंग यहाँ पर स्थिति है, क्योंकि लास्ट वीक अगर आप देखें तो चार्ट पे एक बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनाई थी जो काफी एक प्रॉफिट टेकिंग का एक इंडिकेशन है, और लेकिन कहीं ना कहीं 1150 के आसपास यहाँ पर वापस हमने तेजी करते हुए देखा है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर काफी कंफ्यूजिंग सिग्नल्स आ रहे हैं फिलहाल, और मेरा मानना है कि शायद फॉर द टाइम बीइंग यू शुड गिव अ पास, क्योंकि यहाँ पर मेरा मानना है कि शायद अगर किसी को पोजीशन लेना है शायद हेजिंग की पोजीशन ले सकते हैं, क्योंकि जहां पर ऑलरेडी 1182 के आसपास ट्रेड कर रहा है इन्फोसिस, और मान लीजिए आज के दिन पे ट्रेड पे 1200 के ऊपर यहाँ पर क्लोज देती है, तो शायद किसी को अगर एक हेजिंग करनी की, तो मेरा मानना है कि शायद एक 1200 का पुट लेके चले, क्योंकि जिनके पास इन्फोसिस के क्वांटिटी है तो उसके सामने यहाँ पर एक हेजिंग कर सकते हैं। ट्रेड के लिहाज से आई थिंक आई वुड गिव इट अ पास। तो आई थिंक यहाँ पर कोई भी ट्रेड फिलहाल लेना मेरा मानना है शायद थोड़ा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि आप स्ट्रैंगल ले सकते हो, लेकिन उसमें टाइम वैल्यू ऐसी है कि ऐसी इतनी फास्ट घट जाती है कि उसमें शायद कुछ बचे नहीं। तो मेरा मानना है कि हेजिंग के तौर से 1200 का एक पुट ले सकते हैं जिनके पास इन्फोसिस है। बाकी फॉर ए ट्रेडर आई थिंक आई विल गिव इट अ पास। ठीक है, ट्रेडर के लिए कुछ ना करें, देखते हैं क्या कुछ होता है। इन्फोसिस के नतीजों में अच्छे नतीजों की उम्मीद तो है, शेयर भी भागा है, गुंजाइश है नहीं गलती की, और इन्फोसिस की री रेटिंग हो चुकी है टीसीएस के मुकाबले में। तो देखना होगा विशाल सिक्का जी इस बार इस तिमाही और क्या कमाल करके दिखाते हैं, तो इसमें नजर जरूर होनी चाहिए। लेकिन इसके अलावा एक और स्टॉक जो मैं देख रहा हूं एक्शन के लिहाज से, वो हो सकता है साफ तौर पर माइक्रो फाइनेंस की स्पेस का, क्योंकि जो मॉनसून अच्छा होने की उम्मीद है इसमें माइक्रो फाइनेंस कंपनियों के लिए कारोबार भी बढ़ेगा, और अगर थोड़ी बहुत जो एनपीए की समस्या है उससे भी छुटकारा मिलेगा। ऐसे में चोपड़ा साहब, कोई कंपनी आपको नजर आती है माइक्रो फाइनेंस स्पेस में जहां पर एक मौका बन सकता है खरीदारी करने का? देखिए, एसकेएस माइक्रो फाइनेंस मुझे लगता है काफी अच्छा कंसोलिडेशन हुआ है लोअर लेवल पे, और संभवतः ये भी 600 के ऊपर जाता हुआ दिख सकता है अच्छे मॉनसून के चलते हुए, तो इसको मैं रिकमेंड करना चाहूंगा। ये तो एसकेएस माइक्रो फाइनेंस पर नजर रखिए, अच्छे मानसून के दम पर इस स्टॉक में भी तेजी देखने को मिल सकती है, और सबकी नजरें बनी हुई है कि इक्विटास होल्डिंग की लिस्टिंग में किस तरह के गेंस देखने को मिलेंगे। लिस्टिंग होगी, बेहतरीन लिस्टिंग और अच्छा रिस्पांस में मिला था, हमने देखा था 17 गुना से ज्यादा इशू भरा है। एचएनआई कैटेगरी में 57 गुना
तो अंदाज ये लगाया जा सकता है कि 110 रुपए की इशू प्राइस थी और आराम से 130, 35, 140 की रेंज में लिस्ट हो तो आश्चर्य नहीं होगा। तो इसको एसकेएस माइक्रो फाइनेंस का साथ देने के लिए एक और बेहतरीन कंपनी बाजार में हो जाएगी। माइक्रो फाइनेंस इस समय लिस्टेड है, तो बस यहाँ पर ज्यादा तेजी होगी जब तक उसकी लिस्टिंग होगी, इसी एक्सपेक्टेशन में कि लिस्टिंग दमदार इक्विटास होल्डिंग की होती हुई नजर आएगी। लेकिन काफी सारे स्टॉक्स हैं जो आज खुलते ही एक्शन दिखाएंगे, इन सब पर बात करेंगे। हमारे एक्सपर्ट का दमदार पैनल हमारे साथ बना हुआ है, संदीप विजय के हमारे साथ जुड़े रहेंगे। आप देखते रहिए सिंगीसी आवाज। स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं, संदीप वागले, विजय चोपड़ा, क्रिस सुब्रमण्यम। तो क्रिस तो कह रहे हैं कि इन्फोसिस को पास करना चाहिए, ट्रेडर्स के लिए अभी कोई एक्शन नहीं है। लेकिन विजय, आपकी राय क्या है? इन्फोसिस के नंबर्स इस बार कैसे आ सकते हैं और कोई ट्रेड आप लेना चाहते हैं कि नतीजों से पहले? मुझे लगता है इन्फोसिस पॉजिटिवली सरप्राइज कर सकता है और मैं कहता हूं कि लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से तो बिल्कुल भी खराब नहीं लगता। ट्रेडर्स पर्सपेक्टिव से अगर मैं कहूं तो अगर थोड़ा सा पॉजिटिवली सरप्राइज किया तो संभवतः हम इस स्टॉक में 1200 के स्तर भी देखेंगे। तो आई थिंक इन्फोसिस में एक लॉन्ग ट्रेड बनता है। अच्छा सुब्रमण्यम साहब, मुझे ट्रैक्टर से जुड़ा हुआ कोई शेयर अगर खरीदना है तो क्या महिंद्रा एंड महिंद्रा खरीदा जाए या फिर किसी और स्टॉक पर आपकी नजर है? वायदा कारोबार के लिहाज से भी या अदरवाइज आप कोई ट्रेडिंग का मौका देखते हैं? वेल, कल के तो अगर हम ट्रैक्टर की बात करें तो दमदार प्रदर्शन तो रहा है। आई थिंक वो एस्कॉर्ट्स का रहा है। आई थिंक 170 के आसपास यहाँ पर बंद होते हुए देखा है। तो मेरा मानना है कि शायद एक ट्रेडिंग के लिहाज से शायद मैं यहाँ पर एस्कॉर्ट्स को शायद कोई गिरावट पे शायद चूज करूंगा। लेकिन यहाँ पर अगर मुझे चुनना का, अगर एक सिर्फ ट्रैक्टर के लिहाज से अगर मुझे चुनने का तो शायद M&M चार्ट पे वैसे कुछ खास यहाँ पर स्ट्रेंथ फिलहाल दिख नहीं रही, क्योंकि 200 DMA के आसपास आज क्या अटक रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि शायद रिपीटेड यहाँ पर जो यहाँ पर रेसिस्टेंस फेस कर रही है, कहीं ना कहीं जाकर क्लियर करेगी। तो मेरा मानना है कि अगर किसी को करने लॉन्ग पोजीशन लेने का तो शायद 1220 का स्टॉप लॉस लगा के आई थिंक M&M में लॉन्ग की जा सकती है। आई थिंक यहां से एक कम से कम 1300 का भाव मिलने की पूरी संभावना है। ओके, चलिए तो M&M के ऊपर नजर रखिएगा आज के सत्र में। लेकिन एक सेक्टर जो आउट परफॉर्मेंस अब तक दिखा रहा था, जहां अब मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है, विजय जी और आपसे राय लेना चाहता हूं, वह शुगर कंपनियों के ऊपर। कल हमने देखा काफी प्रेशर में थी ये कंपनियां, बल्कि पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन से देखिए क्या गिरावट में खरीदारी करने का मौका दे रही है ये कंपनियां, या आपको लगता है कि जितनी रैली होनी थी हो चुकी, अब साइडवेज चलेंगे, अवॉइड करना चाहिए इस सेक्टर को? देखिए, सेक्टोरल रोटेशन तो होता ही है मार्केट्स में और मुझे लगता है कि एक अच्छी तेजी के बाद थोड़ा सा ब्रीदर ले रहा है ये सेक्टर। मैं ये नहीं कहूंगा कि तेजी जितनी होनी थी हो चुकी, मगर कुछ ऐसे भी स्टॉक्स हैं जो करीब 2 से 3 गुना बढ़ चुके हैं अपने लो से। तो कहीं ना कहीं अब थोड़ा सा सेक्टोरल रोटेशन देखने को मिलेगा, साइडवेज रह सकता है, बट ऐसा नहीं है कि तेजी खत्म हो गई है, क्योंकि अभी भी आप चीनी के खुदरा भावों को देखें तो उसमें बढ़ोतरी है और आई थिंक कि ये बढ़ोतरी थोड़ी बढ़ी हुई रह सकती है और थोड़े करेक्शन के बाद इन स्टॉक्स में दोबारा थोड़ी बहुत तेजी देखने को मिलेगी। मगर हाँ, उस तरीके का 200%, 100%, 50%, 60% का मूव मुझे नहीं लगता कि अब शुगर में देखने को मिलेगा। हो सकता है कि YOY बेसिस पे 20-25% की तेजी हो। परफेक्ट। फर्टिलाइजर्स, उम्मीद है अच्छे मॉनसून के दम पर ये शेयर भागेंगे, कल भागे भी, लेकिन शायद थोड़ी और अभी दौड़ लगाना बाकी, क्योंकि 4-4, 5-5% ही चले तो कोई खास चले हों ऐसा लग नहीं रहा। चोपड़ा साहब, अगर आपको खरीदना हो क्या खरीदेंगे? चंबल जैसी कंपनी या फिर सरकारी कंपनियों में RCF, NFL, मद्रास, जो कुछ भी आपको पसंद है बताएं। देखिए, मुझे आपने काफी सारी कंपनीज बोली दी हैं, चंबल है, कोरोमंडल है, मुझे अच्छी लगती है। RCF में भी पोजीशंस ली जा सकती हैं मॉनसून के पर्सपेक्टिव से। तो ये कुछ कंपनीज हैं जिन पर नजर रख सकते हैं। चलिए, इन कंपनियों पर आप नजर रख सकते हैं, लेकिन मैं एक रिपोर्ट देख रहा हूं, आज कोटक ने रिपोर्ट दी है हीरो मोटोकॉर्प पर। इसको डाउनग्रेड किया है उन्होंने। पहले उनकी रेटिंग ऐड की थी, अब उन्होंने इस पे रिड्यूस की रेटिंग दी है, लक्ष्य जो है वो घटा दिया है। हालांकि इस स्टॉक में एक दमदार तेजी देखने को मिली है, नए 52 हफ्ते के उच्चतम स्तर कल फिर इसने छुए, लेकिन इस रिपोर्ट के बाद क्या आज थोड़ा दबाव देखने को मिल सकता है? चलिए चार्ट्स पर एक बार राय ले लेते हैं। संदीप, हीरो मोटोकॉर्प चार्ट कैसा लगता है? अगर इस रिपोर्ट के चलते गिरावट होगी तो क्या खरीदारी देखने को मिलेगी, या आपको लगता है थोड़ा और प्रेशर बन सकता है?
हेमंत करेक्शन आ सकता है, लेकिन मुझे लगता है वो करेक्शन में बाइंग करनी चाहिए। कल दोपहर में हीरो मोटोकॉर्प ने ब्रेकआउट दिया है और हमारा कल बाय भी था इसमें, और मैं अगर आज करेक्शन मिलता है 3000 3020 ये रेंज में बाय करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो एज अ पोजिशनल ट्रेडर मैं खुशी से बाय करूंगा। और अगले कुछ हफ्तों में मुझे लगता है ये 3200 3250 की तरफ जाना चाहिए और 3000 के आसपास मिलता है। एक 2950 2940 एक 50-60 रुपए का स्टॉप लॉस 3% का रिस्क लेके अब 10-12% की ऊपर की गुंजाइश रख सकते हैं कुछ हफ्तों में। ओके एक और स्टॉक, इनफैक्ट एक और स्पेस जहां पर मैं राय लेना चाहता हूं चोपड़ा साहब आपसे, वो सीड बनाने वाली कंपनियां हैं जहां पर हमने देखा कल एक्शन शुरू हुआ है। मोनसेंटो, कावेरी सीड्स, ये तमाम कंपनियां हैं और भी जो एक्शन में रही है। आपको कुछ पसंद है इस स्पेस में? अच्छे मॉनसून की उम्मीद में कहीं कोई खरीदारी करना चाहते हैं आप? मुझे लगता है कावेरी में एक तेजी बन सकती है। 450 के स्तर के लिए मैं इसका टारगेट देना चाहूंगा। हालांकि कावेरी में कॉर्पोरेट गवर्नेंस इश्यूज रहे और काफी डैमेज भी देखा हमने इस स्टॉक में, बट मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये स्टॉक उबर रहा है अपने लोज से, ठीक ठाक कंसोलिडेशन हुआ है कुछ महीनों का, तो संभवतः यहां से आपको 50-60 रुपए की तेजी देखने को मिल सकती है, कंसिडरिंग कि मानसून अच्छे हो रहे हैं। ऑलराइट, चलिए तो कावेरी सीड्स पर नजर रखिए। यहाँ पर एक खबर भी है जो मैं देख रहा हूँ, कावेरी सीड प्लांट शुरू किया है कुछ तेलंगाना में, इन्होंने जो प्लांट लगाया था जिस पर 21 करोड़ रुपए खर्च किए थे वो शुरू हो चुका है। तो इस शेयर पर नजर होनी चाहिए। हालांकि जैसा कि हमारे एक्सपर्ट भी कह रहे हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इश्यूज रहे हैं, इस शेयर ने बड़ा वेल्थ इरोड किया है इन्वेस्टर्स का, लेकिन यहाँ पर खबरें आज थोड़ी पॉजिटिव आती हुई। हमारे एक और एक्सपर्ट किरण यादव भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। किरण, राय आपसे बैंक निफ्टी पर लेना चाहता हूँ। ये बताइए बैंक निफ्टी में क्या तेजी देखने को मिल सकती है, क्योंकि जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स आए हैं वो काफी मजबूत आए हैं। IIP एक्सपेक्टेड था 1.5% आने का पॉजिटिव साइड पर 2% आया है। CPI 5% के आसपास आने के एक्सपेक्टेशन था, 5 के नीचे आई है महंगाई। तो रेट कट की एक्सपेक्टेशंस फिर से होने लगेंगी बाजार में। मॉनसून का जो फोरकास्ट है वो भी अच्छा है। क्या बैंक निफ्टी में तेजी करना चाहेंगे आज? हेमंत जी मॉर्निंग, बिल्कुल तेजी करनी चाहिए। पिछले 2 दिन से वो थोड़ा सा सुस्त कारोबार दिखाई दे रहा है बैंक निफ्टी में, वो कैचअप रैली करता नजर आएगा आज। कल भी हमने देखा था इंट्राडे में एक छोटी सी डिप आ गई थी, तो 15,800 15,900 795 ये बहुत अच्छे सपोर्ट जोन है, तो उसके नीचे हमारा स्टॉप लॉस चाहिए। 15,750 का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा और लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट करने की सजेशन रहेगी। 16,000 मेरा पहला साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है और वो अगर क्रॉस करता है तो इमीडिएटली 16,150 के टारगेट्स आपको देखने को मिल जाएंगे, जो कि आज ही देखने को मिल जाने चाहिए। चलिए, तो बैंक निफ्टी में होगी तेजी और वहीं से आएगा जोश भी, ये कहना है किरण यादव का। ले लेते हैं ब्रेक और ब्रेक के बाद लौटेंगे। फिर ऐसे में कौन से बैंक स्टॉक्स है जो भागेंगे और खास तौर से नजर होगी DCB पर, जो इस वीकेंड पर छुट्टियों के दौरान देने वाला है नतीजे, और उसी के साथ बैंकिंग शेयरों के नतीजों की होगी शुरुआत। राय लेंगे DCB के स्टॉक पर इस ब्रेक के बाद। हमारे एक्सपर्ट हैं हमारे साथ संदीप वागले, विजय चोपड़ा, कृष्ण सुब्रमण्यम और किरण यादव भी। नतीजे आने वाले हैं DCB के इस वीकेंड पर और सोमवार को हम देखेंगे स्टॉक पर रिएक्शन। चार्ट पर रिएक्शन क्या है ये समझ लिया जाए किरण यादव से। किरण बताइए, क्या करें आपके चार्ट्स DCB नतीजों के पहले खरीदा जाए या नहीं? नहीं, न्यूट्रल चार्ट पैटर्न है अनिल जी, इसमें कुछ करना है कि कोई संकेत नहीं दिखाई दे रहे। हालांकि एक 86 एक इम्पोर्टेंट लेवल रहे, 86 8650, अगर इसके ऊपर चलता है तो मेरा मानना है कि एक 90-95 तक ये स्टॉक इजीली जा सकता है। बहुत बड़ा रेजिस्टेंस 95 से 100 तक है, तो अगर 86 के ऊपर चलता है तो मैं बाय रेकमेंड करूंगा 83 के स्टॉप लॉस के साथ, और 95 से 99 के टारगेट्स के लिए एक्सपेक्ट करूंगा। पर अभी फिलहाल के लिए तो कोई चार्ट पैटर्न्स DCB में दिखाई नहीं दे रहे। ओके, चलिए तो अभी फिलहाल कोई चार्ट पैटर्न्स दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन अनिल आप देखिए छोटी छोटी जो कंपनियां हैं जिनके नतीजे कल भी आए, गोवा कार्बन, बजाज कॉर्प, नतीजों के बाद क्या दमदार प्रदर्शन देखने को मिला, और इसके नंबर्स आने वाले इन्फोसिस के साथ जब भारतीय बाजार बंद होंगे शुक्रवार के सेशन में। ये आपने नतीजों की बात कर रहे हैं, मैं एक्चुअली सोच रहा था, मैंने एक नतीजा देखा है कल बाजार बंद होने के बाद आया, श्री रायलसीमा अल्कलीज। अब इस कंपनी में के नतीजे पर डिस्कस करने जैसा कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी चोपड़ा साहब आप ध्यान से सुनिए क्योंकि सवाल आपसे लूंगा मैं। रेवेन्यू इसका 188 करोड़ से बढ़कर 226 करोड़ हुआ है, प्रॉफिट 28 लाख से बढ़कर 2 करोड़ 23 लाख, और ईबिडा 19 करोड़ से 26 करोड़। 28 लाख से बढ़कर 2 करोड़ 25 लाख।
अब ये जो टर्न अराउंड दिख रहा है कई सारी छोटी छोटी केमिकल कंपनियों में, जो केमिकल कंपनियां पूरे साल भर में मुनाफा जितना नहीं बना पाई वो एक एक तिमाही में बना रही हैं। जिस तरह से केमिकल में जो कुछ रॉ मटेरियल काम आता है, क्रूड के दाम जो गिरे थे, उनका फायदा अब नजर आ रहा है इन कंपनियों में। ऐसे में बताइए सर, कोई केमिकल कंपनी आपको पसंद है जहां पर निवेश किया जा सकता है? देखिए, खास करके केमिकल स्पेस पे मैं कहूंगा कि मेरा कोई ऐसा कोई बहुत व्यू नहीं है, बट ये बात मैं जरूर कहूंगा, जैसे आपने कहा कि बहुत सारी कंपनीज में टर्न अराउंड देखने को मिल रहा है, जो आईआईपी नंबर्स भी अभी आए हैं, या जो बेनिफिट्स हुए हैं भारतीय इकोनॉमी को जो लो कमोडिटी प्राइसेस से, तो वो डेफिनेटली बहुत सारी बैलेंस शीट्स में फीचर इन होगा। और मुझे एक और चीज लगती है कि जो चौथी तिमाही के रिजल्ट्स हैं, कहीं ना कहीं उसमें अपनी परफॉर्मेंस को ठीक करने के लिए कंपनीज ने प्रॉफिट्स भी पोस्ट किए होंगे, तो संभवतः इसी कारण से हम केमिकल कंपनीज में भी वो देख रहे हैं। बट फिलहाल मेरे रडार पर कोई ऐसी कोई खास केमिकल कंपनी नहीं है। केमिकल कंपनियों के नाम आते हैं तो दो स्टॉक्स जो ट्रेडर्स के फेवरेट रहे हैं उनके नाम जहन में आते हैं, और पहला है डीसीडब्ल्यू, जिसमें कल एक जबरदस्त एक्शन देखने को मिला था, और दूसरा है नोसिल, और इसमें भी आप देखिए तेजी देखने को मिलती है। मैं एक रिपोर्ट भी पढ़ रहा था जिसमें कह रहे थे लोग कि जो इन्वेंट्रीज हैं इनके पास वो काफी कम लेवल पर है, इस समय सस्ते लेवल की हैं, और कच्चे तेल का जो दाम बढ़ रहा है उनका फायदा अब इन कंपनियों को मिलेगा। देखिए, इन दोनों स्टॉक्स में तेजी देखने को मिलती है। चार्ट्स के लेवल पूछ लेते हैं एक बार संदीप से कि कौन सा ज्यादा अच्छा लगता है। इन कंपनियों को नतीजे चौथी तिमाही में कैसे रहेंगे वो ट्रैक करने का एक सिंपल तरीका है हमारे। पिछले 2 क्वार्टर के रिजल्ट देख लीजिए, डीसीडब्ल्यू, नोसिल जैसी कंपनियों के क्या रिजल्ट आए हैं, जबरदस्त, और इस तिमाही में उससे खराब नहीं आएंगे, बेहतर ही आएंगे, तो वो एक अंदाजा लगेगा। आप चार्ट्स पर राय लेना नंबर काफी अच्छे आ सकते हैं, ये एक्सपेक्टेशंस हैं ही। चार्ट्स पर बताइए संदीप, कौन सा स्टॉक ज्यादा मजबूत लगता है इन दोनों में से आपको? हेमंत, नोसिल में मुझे बिल्कुल वॉल्यूम्स नहीं दिखाई दे रहे। अगर आप दोनों के बीच में चूज करेंगे तो मैं डीसीडब्ल्यू चूज करूंगा। आप सही कह रहे हैं, कल एक ब्रेकआउट आया है, 7% ऊपर है, कल वॉल्यूम्स भी अच्छे खासे थे, और एक इम्पोर्टेंट 26 का रेजिस्टेंस ब्रेक किया है, तो ये अपसाइड में 30, 50, शायद 31 तक भी जा सकता है। तो आप एक 15-20% की अपसाइड के लिए प्ले कर सकते हैं, और 25-50 का स्टॉप लॉस रखे और 31 का टारगेट रखे तो रिस्क टू रिवॉर्ड भी बन सकता है। ठीक बात है। तो ये है डीसीडब्ल्यू पर तेजी की राय। अब से लेकर नतीजे तक स्टॉक ज्यादा ठंडा होगा, इसकी संभावना कमी नजर आती। फिलहाल वागले साहब से हम विदा लेंगे। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आज सुबह हमारे साथ जुड़कर तमाम स्टॉक्स पर राय देने के लिए। बाकी हमारे तीनों एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के उस पार जबरदस्त एक्शन, और सबसे पसंदीदा तो आपका एक्शन होगा। जी हाँ, जैकपॉट शेयर। जब हम कह रहे हैं कि लगातार कैश मार्केट के स्टॉक्स पर आपको फोकस करना है, अच्छे स्टॉक्स चुनने हैं, तो आज कौन सा शेयर होगा? स्टोन इंडिया के बाद चला था स्टोन इंडिया, वही बोलते रहो। स्टोन इंडिया की कामयाबी के बाद आज आशीष वर्मा कौन सा जैकपॉट शेयर लेकर आते हैं वो बताएंगे आपको कुछ ही देर में। लेकिन ब्रेक के उस पार एक्शन होगा करेंसी मार्केट में भी, एक्शन होगा पूरी तरह से एफआईएस की रिपोर्ट पर, और साथ ही ट्रेडिंग का जो मार्केट है आपके लिए 20 टॉप ट्रेडिंग आइडियाज। और आज आपको स्टॉक 2020 का रिकैप जरूर देखना है, और वो इसलिए कि देखिए, निफ्टी के स्टॉक्स में तो आप अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन कैश मार्केट के कौन से सेक्टर्स और कौन से स्टॉक्स आज ट्रेडिंग के लिहाज से सबसे दमदार प्रदर्शन करेंगे वो बताएंगे इस ब्रेक के बाद पहला सौदा में।